तुमने मांगा है वो कागज मेरे पास नहीं, मेरे पास तो बस कुछ आंसू हैं, तुम्हें अश्कों का एहसास नहीं। मेरे पास तो बस कुछ आंसू हैं, तुम्हें अश्कों का एहसास नहीं। तुम कागज मांगने आए हो, मैं तुमको तिरंगा देता हूं। तुम कागज मांगने आए हो, मैं तुमको तिरंगा देता हूं। अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ो, मेरा रंग निकालो झंडे से। मेरी मां की दुआ ये झंडा है, मेरे बाप की भी पहचान है ये। तुम्हें सिर्फ तिरंगा लगता है, अरे पूरा हिंदुस्तान है ये। दिगंबर कामत साहब को सुन रहा था मैं, और मुझे अच्छा लगा जब इफ्तिखार साहब बता रहे थे इफ्ती साहब के एनआरसी के आंदोलन के दौरान दिगंबर साहब किस तरह से तन्हा पूरी शिद्दत के साथ आपके बीच में खड़े थे। देखिए, मैं आपसे एक्सीडेंटल आज मेरी आपकी मुलाकात हो गई। मैं आपसे 2-3 बातें कहना चाहता हूं। आप यहां बैठे हैं और दिगंबर साहब आपके फिलहाल मिले हैं, तो आपको महसूस होता है, आपको महसूस होता है कि नहीं, कोई अपना है जो हमारे लिए लड़ेगा, हमारे लिए खड़ा। हमसे पूछिए, अपनों की सरपरस्ती ना होने का गम क्या होता है। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं। हमने एनआरसी आंदोलन में 21 से ज्यादा नौजवानों को सीनों पे सीधे गोलियां खा करके शहीद होते देखा है। मैं दिल्ली से आया हूं। आज आम आदमी पार्टी आपके बीच में आकर के कह रही है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैंने चीखें सुनी है दिल्ली दंगों के दौरान, जब लोग चीख रहे थे और मुख्यमंत्री को पुकार रहे थे कि अरविंद केजरीवाल कहां हो, चले आओ। अरविंद केजरीवाल झांकने नहीं गए। ऐसे ही उनको आरएसएस का छोटा रिचार्ज नहीं कहा जाता है, उसके कारण है, सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी बहुत साजिश से चुनाव लड़ती है। हमारा मुकाबला बहुत खतरनाक दुश्मन से है, आपको यह समझना पड़ेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात समझ रही है कि उसके 10 साल की हुकूमत से लोग बदतर हो चुके हैं। 5 साल लोगों ने यूं ही गुजार दिया था, काठ की हांडी एक बार और चढ़ गई थी। लेकिन इस रिज्यूम में सबको समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे करवाया और उनको उनके सर्वे में पता चला कि हम तो हार रहे हैं। लोगों में बहुत गुस्सा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ। तब उनको लगा कि इस गुस्से को रोका कैसे जाए। उनको पता था यह गुस्सा पलट करके कांग्रेस की तरफ जाएगा, कांग्रेस के लिए वोट बढ़ेगा, लोग कांग्रेस को वोट करेंगे जो भाजपा से गुस्सा है। तो उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया, कुछ पार्टियों को यहां बुलाया ताकि वोट बंट सके। बंगाल से एक पार्टी यहां पर आ गई, दिल्ली से एक पार्टी पिछली बार भी अपनी भद पिटवा चुकी थी, लेकिन फिर इस बार कोशिश कर रही है। तो आपको इस खेल को समझना पड़ेगा। बड़े बड़े लालच दिए जाएंगे, लेकिन एक बात जान लीजिएगा कि इस मुल्क में आपकी जो सच्ची लड़ाई है उसे कोई लड़ रहा है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और कोई नहीं लड़ रहा। मैं शामिल रहा हूं जब जामिया में एनआरसी आंदोलन के दौरान 15 दिसंबर को बहनों के ऊपर, बच्चियों के ऊपर, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के ऊपर लाइब्रेरी के अंदर लाठियां चली थी, आंसू गैस के गोले चले थे। मैं मौजूद था, मुझे वो लम्हा याद है जब 3 डिग्री टेम्परेचर था दिल्ली का। उस वक्त गांधी की मजार के सामने पूरी कांग्रेस पार्टी बीमारी की हालत में, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, प्रियंका गांधी जी, पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे दिन एहतजाज करती रही, प्रोटेस्ट करती रही, बैठे रहे। जब पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी बड़ी बड़ी पार्टियां, जितनी बड़ी पार्टियां हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश हो, मायावती हो, कोई बच्चों के आंसू पोंछने को तैयार नहीं था। जब लाशें बिछी हुई थी तब मुझे याद है मैं साथ शामिल था। प्रियंका गांधी जी एक परिवार के पास पहुंची और उन्होंने माओ के आंसू पोंछे। आज छोटे से लालच में इधर उधर आकर के कहीं थोड़े से मसले में अपना बड़ा सौदा मत कर लीजिएगा, नुकसान मत कर लीजिएगा, क्योंकि ये गोवा है, बहुत छोटे वोटों से हार जीत हो जाती है। भाजपा यही तो चाहती है कि 200-400, 500, 1000, 2000 वोट बंट जाएं, और बंट जाएं तो जो ये हुकूमत जाने जा रही है, इसका पिया पांचा होने जा रहा है, ये हुकूमत सत्ता से बाहर जा रही है, वो किसी तरह से रुक जाए। ये एजेंडा है, ये आरएसएस का, ये एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का। इस जाल में मत फंसिएगा। ये अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले हुए जितने भी
बड़े बड़े सियासी रहनुमा पूरे देश में बने हुए घूम रहे हैं, ये फोकट बिजली फोकट पानी। में दिल्ली में रहता हूं, मेरा घर है दिल्ली में। एक बार आम आदमी पार्टी को वोट देने से पहले एक बार दिल्ली घूम आइएगा, फिर आपको समझ में आएगा। अभी कोरोना के दौरान अच्छा है कि आप दिगंबर साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में है, लेकिन क्या आप भूल गए कि किस तरह से जब मीडिया ने सबसे पहले कोरोना का सारा ठीकरा ले जाकर के आपके सर फोड़ने की साजिश रची, तबलीगी जमात के नाम को बदनाम करने की साजिश रची, तो सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल ने की थी। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात आपसे कह रहा हूं, तो किसी झांसे में मत आइएगा। दिगंबर साहब यकीनन हम दिल्ली में बैठ के इनकी तारीफें सुनते हैं। मैं जब यहां आ रहा था तो मुझे राहुल जी ने यह कहा कि गोवा जा रहे हो, दिगंबर जी से मिलना, वो अपने आप में एक लीजेंड है सियासत के। तो आज उनको मिल करके, उनकी सादगी देख करके, उनसे आप जिस तरह से उनसे मोहब्बत करते हैं और वो भी जिस तरह से आपसे लगाव रखते हैं, वो अपने आप में कमाल है। तो आपको बहुत मुबारकबाद कि आपने 40 साल होने जा रहे हैं और उन्हें दिगंबर साहब सिर्फ 40 साल क्यों, हाफ सेंचुरी तो लगनी ही लगनी है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको पूरे 50 साल कम से कम, आप जब तक खुद नहीं छोड़ेंगे तब तक ये कॉन्स्टिट्यूंसी आपको नहीं छोड़ेगी, लोग आपको नहीं छोड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। महंगाई का आलम आप खुद देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपके साथ क्या किया है आपको पता है। मुझे याद है कि 2014 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब पहली बार प्रधानमंत्री के पद से हटे, नरेंद्र मोदी ने हुकूमत संभाली, तो पेट्रोल उस समय 63-64 या 65 रुपए लीटर हुआ करता था, डीजल 55 रुपए लीटर हुआ करता था, रसोई गैस 365 रुपए से 400 के बीच में हुआ करती थी। आज लगभग इधर सेंचुरी लग रही है, उधर 1000 के पार पहुंचने को आ गया। तो आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि गोवा का इलेक्शन सिर्फ गोवा का इलेक्शन नहीं है। वोट डालने के लिए जब जाइएगा तो ये मत सोचिएगा कि आप सिर्फ ईवीएम का बटन दबा करके सिर्फ एक एमएलए चुन रहे हैं, नहीं, आप वक्त के बहुत बड़े तानाशाह को भी उसकी हैसियत बताने के लिए वोट करने जाएंगे। और ये जब करने जाएंगे तो सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी है कि आपको बटना नहीं है। आपके बीच में आया आज, मैंने कहा ना कि पहले कोई प्रोग्राम तय नहीं था और दिगंबर साहब का हुक्म हुआ कि इधर से होते हुए गुजरना है, तो मैं आपसे मुलाकात करने के लिए आ गया। अभी इसके बाद एक मीटिंग और है, वहां हम लोगों को पहुंचना है। अच्छा, 2 शेर भी सुनाने पड़ेंगे। अच्छा, पुराने दिन भी लौटा। अच्छा, ठीक है। भाई साहब का हुक्म है। मैं तो सिर्फ ये जो अच्छे दिनों का दावा करके लोग हुकूमत में आए थे, मैं तो उनके लिए पूरे मुल्क में ये कहता हुआ घूम रहा। तो लोगों ने अपने पाले बदल दिए, जरा सा आंच आई तो लोग जा करके वहां खड़े हो गए जहां न खड़े होने की कस्में खा रहे थे। ऐसे में दिगंबर साहब की इस हिम्मत की दाद तो देनी चाहिए कि पूरी सरकार खिलाफ थी, पूरी हुकूमत खिलाफ थी, गोवा से लेकर के दिल्ली तक, लेकिन दिगंबर साहब डटे रहे, खड़े रहे, झुके नहीं। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छिप छिपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महास पर मुझे उन सफों में तलाश कर। दिगंबर कामत साहब उस शख्सियत का नाम है कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। और इस बड़ी लड़ाई में कौन छोड़ गया, कौन साथ खड़ा रहा, इसकी परवाह मत करिए। जो ये कहते हैं कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है, जो ये कहते हैं कि कांग्रेस के अलावा हम आकर के अब आपको महफूज रखेंगे, वो पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। मैं शायद हूं 2019 में जब राहुल जी से मेरी मुलाकात हुई और राहुल गांधी ने कहा कि इमरान सिर्फ शायरी से काम नहीं चलेगा, सियासत में आओ, सियासत को अच्छे लोगों की जरूरत है।
और उनकी बात पर आमीन कहते हुए मैं सियासत में आया। और उसके बाद जब मैंने देखा कि कभी कोई छोड़ के चला गया, तो मीडिया के एक साथी ने मुझसे कहा कि इमरान साहब लोग छोड़ के चले जाते हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? मैंने कहा अगर कोई पार्टी छोड़ के चला जाए तो इस पर पार्टी से सवाल मत पूछिए, क्योंकि जिस बच्चे की उंगली पकड़ करके पार्टी चलना सिखाए वो बच्चा बड़ा हो जाए अगर छोड़ के चला जाए तो सवाल उससे नहीं बल्कि बच्चे से पूछिए। क्योंकि अगर बेटा बाप को छोड़ के चला जाए तो सवाल बेटे से पूछा जाना चाहिए, बाप से नहीं पूछा जाना चाहिए। कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं, रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। ये लड़ाई बहुत बड़ी है, ये लड़ाई उस फासिस्ट सोच के खिलाफ है जो पूरे मुल्क को अपने कब्जे में ले लेना चाहती है, जो पूरे मुल्क में एक ऐसा ड्रामा खड़ा करना चाहते हैं कि जब उनसे 1 किलोमीटर दूर में अगर 4 किसान कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हो तो प्रधानमंत्री अपनी गाड़ियां वापस मोड़ लेते हैं डर करके और लौट के कहते हैं कि शुक्रिया कह देना कि मैं जिंदा लौट आया। इससे बड़ा ड्रामा हिंदुस्तान में और क्या हो सकता है जो पिछले 3-4 दिन में आप देख रहे हैं। वो इस मुल्क की जमहूरियत के खिलाफ है, वो डेमोक्रेसी के खिलाफ है, वो आईन के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। सच्चाई ये है। और एक चीज जान लेना कि दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर डेमोक्रेसी कमजोर होगी, जमहूरियत कमजोर होगी, तो जो सबसे पहली चोट पड़ेगी वो माइनॉरिटीज को पड़ेगी, अल्पसंख्यकों को पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि कांग्रेस जैसी पार्टी जो इस देश की जमहूरियत में यकीन रखती है, जमहूरियत लेकर के ही कांग्रेस पार्टी आई। 1947 में पंडित नेहरू जी को जो हिंदुस्तान मिला था वो हिंदुस्तान कैसा हिंदुस्तान था, उसे सजाया संवारा। आपके गोवा के लिए भी उन्होंने जो लड़ाई लड़ी और फिर जमहूरियत, इस पूरे सिस्टम को ला करके जमहूरियत दी, उस जमहूरियत को बचाने की जिम्मेदारी हमारी आपकी है। इस लड़ाई में आइए, साथ बढ़िए। दिगंबर जी ने कह ही दिया है कि वो आपके साथ खड़े हैं और आप सिर्फ एमएलए नहीं चुनने जा रहे, आप विधायक चुनने के लिए वोट नहीं डालेंगे, आप एक बहुत बड़ी ख्वाब और बहुत बड़े उम्मीद के साथ वोट डालेंगे कि गोवा को बदलने के लिए वोट डालेंगे। तो तैयार रहिएगा। आज मेरा ख्याल है कि इलेक्शन का ऐलान भी हो गया है, तो बहुत कम दिन बचे हैं, कमर कस लीजिए। और मेरी माओ बहनों, मैं आपसे खासतौर से एक बात कहना चाहता हूं कि जब किचन में जा करके गैस का बर्नर ऑन करती है तो ऐसा लगता है ना, इतनी महंगी गैस जलती है तो ऐसा लगता है कि गैस के साथ खून भी जल रहा है। जब आप सब्जी बनाने के लिए तेल कढ़ाई में डालती हैं तो ऐसा लगता है कि कढ़ाई के साथ साथ आपके आंसू भी उसमें जा रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी की किसी भी हुकूमत को, किसी भी स्टेट की हुकूमत को आवाम से कोई मतलब नहीं है। वो आवाम के लोग नहीं हैं, वो इस देश के चंद उद्योगपतियों के लोग हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ स्टेट को बर्बाद करना, लोगों को आपस में लड़ाना, हिंदू मुसलमान करना, सिख ईसाई आपस में बीच में लड़ाना, ये काम करने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। उनको बदलने के लिए वोट करिए, गोवा बदल दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं, मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चीफ की हैसियत से यहां खड़ा हूं, मैं माइनॉरिटीज के भी जो इश्यूज हैं, मैं नजीर साहब से लगातार उस पर बात भी कर रहा हूं और आज से वादा कर रहा हूं कि आपके जो मसले होंगे, दिगंबर साहब तो आपकी लड़ाई लड़ेंगे ही, और खुदा करे कि ये मुखिया बन जाए तो लड़ाई लड़ना क्या, फिर इन्हीं को करना रहेगा, तो इनको लड़ना क्या रहेगा किसी से, ये बन जाए। लेकिन मैं वादा करता हूं कि आपके जो मुद्दे हैं, जरूरत पड़ेगी तो मैं यहां से लेकर के राहुल गांधी जी तक आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। मुझे कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का नेशनल चेयरमैन बना करके ये मैसेज दिया है कि इमरान प्रतापगढ़ी तुम्हारी आवाज है, हमने तुम्हारी आवाज को ताकत दे दी है, अब इनसे काम ले लीजिए। मैं आपके बीच में इसीलिए आया हूं। मैं बहुत बड़ी बड़ी भीड़ के बीच में जा करके मीटिंग्स करने का आदी हूं, लेकिन मैं आपके बीच में आकर के आपसे मुखातिब होकर के एक एक आदमी तक इसीलिए पहुंचना चाहता हूं कि गोवा की तहजीब, गोवा का कल्चर, इसे बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को हटाइए, किसी और के झांसे में मत आइए। क्योंकि अगर आप झांसे में आए तो ईवीएम के दबाए गए एक एक बटन की अहमियत जो है वो खराब हो जाएगी और एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को ताकत पहुंचाएगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करिए, दिगंबर साहब को जिताइए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत